आज की कक्षा में हम आम की अवधारणा को जठराग्नि, दोष धातुमल, स्रोतोदुष्टि और संप्राप्ति के संदर्भ में जोड़कर समझेंगे, क्योंकि आम केवल अधपचे अन्न का अवशिष्ट नहीं है, बल्कि वह रोगोत्पत्ति का सक्रिय कारक है जो देह में चिपचिपाहट, गुरुत्व, अवरोध और दुष्ट संयोग बनाकर अनेक विकृतियों का बीज बोता है। आप हर केस में यह पहचानना सीखेंगे कि किस स्तर पर आम बन रहा है, जठर स्तर पर, धातु स्तर पर या स्रोतो स्तर पर, और उसका क्लिनिकल अनुवाद क्या है। जैसे जिह्वा पर मोटी सफेद मलिन परत, पेट भरे भरेपन का एहसास, अरुचि आलस्य, मल दुर्गंध, त्वचा पर उद्भेद क्लेद और उपशय की दृष्टि से लघु दीपन पाचन व रूपांतरित आहार से लक्षणों का क्रमिक घटाव। उद्देश्य यह है कि छात्र केवल परिभाषा न रटें, बल्कि आम समस्या को निदान संप्राप्ति की जड़ से जोड़कर उपचार क्रम बना सकें। आयुर्वेद में आम वह अधपचा अपक्व विष सदृश्य पदार्थ माना गया है जो मंदाग्नि या विकृत अग्नि के कारण बनता है और देह में फैलकर गुरुत्व, आलस्य, तंद्रा, अंगमर्द, अरुचि, उद्वेग, जिह्वामल तथा मल दुर्गंध जैसे संकेत देता है। इसका मूल जठराग्नि की शैथिल्यता और ग्रहणी की विकृति है, जिसके कारण अन्न का सम्यक पाचन नहीं हो पाता और रसादि धातुओं तक अपक्व अंश पहुंच जाते हैं। आम की यह प्रकृति स्रोतोमुखों में चिपककर अवरोध पैदा करती है, जिससे दोष धातुमल का प्रवाह विकृत होता है और रोगोत्पत्ति की श्रृंखला चल पड़ती है। चिकित्सक के लिए संकेत पकड़ना महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद भारीपन, डकारों में दुर्गंध, मलविष्टा का चिकना चिकट होना और उपर्युक्त सामान्य लक्षणों का समुच्चय आम स्थिति का भरोसेमंद संकेत है। इस स्थिति में लक्ष्य जोर का शोधन नहीं, बल्कि पहले अग्निदीपन पाचन और लंघन से आम का अपचयन कर मार्ग खोलना होता है। आम को स्तर और तीव्रता के आधार पर समझना उपयोगी है। 1. जठर आम, जठराग्नि मंद होने से अन्न अवशेष का अपक्व रह जाना, जो अरुचि, उदर गौरव, आमजन्य ढीले या गाढ़े मल और जिह्वा मल के रूप में दिखता है। 2. धातु आम, अपक्व रसादि धातुओं में रुका हुआ चिकट दुष्ट अंश, जो त्वचा क्लेद, दाने, ज्वर दीर्घता, संधिशूल सुजन और थकान अवसाद के रूप में प्रकट हो सकता है। 3. आमविष, उपेक्षित दीर्घकालीन आम, जो कालांतर में अधिक दुष्ट, उग्र, विषवत प्रवृत्ति ले लेता है। यह त्वचा रक्त जोड़ों में गहरे, उग्र और बदलते लक्षण पैदा करता है। क्लिनिकल अभ्यास में अक्सर ये स्तर साथ साथ मिलते हैं, इसलिए निर्णय यह होता है कि कौन सा आयाम प्रमुख है और प्रारंभिक कदम लंघन पाचन होगा या मार्ग प्रसादन के साथ चरणबद्ध शोधन। आम के सामान्य लक्षणों में जिह्वा पर मोटी चिकट परत, मुख दुर्गंध, उदर गौरव, अरुचि, अम्लोदर, ढक्कार, अंगमर्द, तंद्रा आलस्य और मलमूत्र स्वेद में दुर्गंध व असामान्यता प्रमुख हैं। कुछ रोगियों में हल्का ज्वर, कंपकंपी, त्वचा पर उद्भेद, नाड़ियों में मनता और श्रम से शीघ्र थकान भी देखी जा सकती है। ये संकेत यह बताते हैं कि द्रव्य का रूपांतरण परिवहन सही नहीं हो रहा और स्रोतों में चिकट अवरोध क्लेद बन रहा है। बेडसाइड पर आप 24-48 घंटे की लक्षण डायरी बनाकर देखें। लघु दीपन पाचन के बाद भूख सुधरे, जिह्वा मल घटे, मल गंध कम हो, पेट हल्का लगे, तो समझिए आम अपचयन की दिशा सही है। यदि विपरीत हो तो मात्रा, क्रम, आहार विहार पुनर्संशोधित करें। आम की अवधारणा को मल दोष दूष्य त्रिकोण से जोड़कर समझना चाहिए। मल स्तर पर यह पुरीश मूत्र स्वेद की गुणवत्ता बदल देता है, चिकट, दुर्गंध, अल्प या अति प्रवृत्ति। दोष स्तर पर यह कफ गुरुक्लेद और वात आवरण गति विघ्न का कारण बनता है तथा पित्त के साथ मिलकर दाह अम्लता और सूक्ष्म सूजन पैदा कर सकता है। दूष्य स्तर पर त्वचा, रक्त, मांस, मेद आदि में क्लेद, ग्रंथि, उद्भेद, दर्द, सूजन की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। क्लिनिकली यही कारण है कि आम वात में वात लक्षण, जोड़ों का दर्द, कड़कपन, वात शामक स्नेह से कुछ समय घटते हैं, पर अंतर्निहित आम के रहते दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए पहले रूक्षण दीपन पाचन से आम हटाई, फिर उचित स्नेह स्वेदन बस्ती जोड़ें। हल्के वात उत्तेजित दर्द में जहां आम न हो, वहां निर्बाध स्नेह उपचार से शीघ्र आराम संभव है। अतः आम की उपस्थिति अनुपस्थिति पहचानना ही कुंजी है। साम पित्त में पित्त के साथ आम का संयोग होने से तीक्ष्णता का प्राकृतिक
सुव्यवस्थित रूपांतरण नहीं होता और परिणाम स्वरूप ऊर्ध्व अम्लता, खट्टे डकार, दाहतृषा, मुख कड़वाहट, चर्म पर लालिमा कंडूक्लेद तथा स्वेदमल में दुर्गंध जैसे संकेत उभरते हैं। रोगी भोजन के बाद भारीपन और शीघ्र भूख के बीच उलझा उलझा रहता है। कभी तीव्र भूख लगती है, कभी अरुचि। चिकित्सा में केवल शीतलन पर्याप्त नहीं, पहले लघु दीपन पाचन से आम घटाएं, फिर पित्त शमन का संतुलन रखें। उदाहरण के लिए मंद दीपन, शुंठी जीरकादि प्लस शीतल पथ्य, धन्यवाद्ययुष का क्रम और तीक्ष्ण उद्दीपकों से परहेज, जिससे पित्त का प्राकृतिक आम विरहित रूपांतरण लौट सके। सामकफ में कफ के साथ आम का संयोग कंठ उरह नासा मार्ग में चिकट, श्लेष्माधिक्य, जकड़न और आलस्य बढ़ा देता है। नाक बहना, गाढ़ा श्लेष्म, गले में कफ का अटकना, दिन निद्रा की प्रवृत्ति और उदर गौरव सामान्य संकेत हैं। ऐसे में सीधा स्निग्ध गुरु आहार या उष्ण स्नेह देने से क्लेद और बढ़ सकता है। इसलिए पहले रूक्षण स्वेदन लघु दीपन से श्लेष्म को ढीला करें। भाप, उष्ण पेय, अल्प अल्प भोजन और दिन निद्रावर्जन से मार्ग खोलें। जैसे जैसे आम घटेगा, कफ लक्षण अपने आप शांत होते दिखेंगे और तब स्नेह रसायन का चरण उपयोगी सिद्ध होगा। साम रस में रस धातु का पोषण अव्यवस्थित होकर देह में क्लांति, जिह्वामल, त्वचा पर चिकट क्लेद, हल्की सूजन, भूख असमंजन और हल्की हल्की ज्वर शीतलता का आना जाना देखा जाता है। रोगी भोजन किया पर तृप्ति नहीं जैसी शिकायत करता है और त्वचा बालों की दीप्ति घटती है। व्यवस्थापन में अल्प मात्रा में बार बार गर्म लघु सुपाच्य आहार, साथ में दीपन पाचन द्रव्य और विश्राम अनुशासन से रस परिवहन सुधरता है। जैसे जैसे जठराग्नि की लय बनती है, जिह्वामल घटता, मुखगंध सुधरती और ऊर्जा स्तर बढ़ता दिखता है। यही उपशय कसौटी है। साम रक्त में त्वचा रक्त स्तर पर राग कंडू क्लेद, छोटे छोटे उद्भेद, पापुल पुस्तुल, नख नेत्र औष्ठ में वर्ण विकृति, दंत मांस से रक्तस्राव तथा कभी कभी नाक से खून या त्वचा पर पिटीक या इक्खिमोसिस जैसे संकेत उभरते हैं। यह स्थिति बताती है कि रक्त स्रोत में आम क्लेद और पित्त विकृति साथ साथ हैं। उपचार में रक्त प्रसादन पित्त शमन से पहले लघु दीपन पाचन और मार्ग प्रसादन देना तथा आहार में कफ पित्त उत्तेजक पदार्थों का संयम आवश्यक है। जैसे जैसे आम घटेगा, त्वचा लक्षणों की तीव्रता और पुनरावृत्ति कम होती जाएगी। साम मांस में स्नायु मांस कंडरा स्तर पर जकड़न, अंगमर्द, स्पर्शे वेदना, स्थानीय शोथ गांठें तथा कंठ, उपकंठ, उपजिह्विक, एपिग्लॉटिस क्षेत्र में सूजन असुविधा जैसे संकेत मिलते हैं। रोगी विशेषकर सुबह या अल्प गतिविधि के बाद अधिक जकड़न महसूस करता है। यह सीधा ब्रह्मण स्नेह देने की बजाय पहले रूक्षण स्वेदन दीपन से क्लेद हटाना, फिर उपयुक्त स्नेह स्वेदन बस्ती जोड़ना दीर्घकालिक लाभ देता है। हल्का गरम लघु आहार और नियमित सौम्य पर गतिशील विहार दोनों साथ चलें। साममेद में उपदेह क्लेद, त्वचा तैलीयता, स्थूलता के साथ आलस्य तंद्रा तथा आंतरिक ग्रोथ, ग्रंथि, स्क्रोटल वृद्धि जैसे संकेत मिल सकते हैं। यह अवस्था कफ आम प्रधान होती है, अतः प्रारंभिक चरण में लंघन, रूक्षण दीपन, दिन निद्रा वर्जन, व्यायाम स्वेदन और मेद्य उत्तेजक आहार का स्पष्ट संयम रखें। जैसे जैसे आम घटेगा, स्निग्ध क्लेद कम होगा और तब संतुलित ब्रह्मण एवं रसायन चरण सुरक्षित होगा। मरीज शिक्षा, पोर्शन कंट्रोल, मील टाइमिंग दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। सामर्थ्य में अस्थि संधि दुर्बलता, दंत केश की गुणवत्ता का गिरना, नखों का भंगुर होना और संधियों में मंद तीव्र शूल काठिन्य का क्रमिक आना जाना देखा जा सकता है। यहां वात आवरण तथा आम क्लेद साथ साथ कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए प्रारंभ में रूक्षण स्वेदन दीपन और बाद में संतुलित स्नेह बस्ती अस्थि पोषक रसायन का क्रम उपयुक्त रहता है। सीधा भारी ब्रह्मण आरंभ कर देने से क्लेद आवरण बढ़ सकता है। क्रमबद्धता जरूरी है। साम मज्जा में संधियों में भरा भरा दर्द, गहराई में भारीपन, नेत्र सूजन, आंख ज्वलन तथा थकान उदासी जैसी प्रवृत्तियां प्रमुख होती हैं। यहां आम क्लेद गहरे ऊतकों में बैठा दिखता है। इसलिए दीपन पाचन और सौम्य स्वेदन के साथ उपयुक्त काल पर घृत आधारित तिक्त मधुर रसायन,
परंतु केवल तब जब आम भार सचमुच घट गया हो दिए जाते हैं। प्रगति माप के लिए दर्द स्कोर, सुबह जकड़न का समय और कार्यक्षमता का लॉग रखें। साम शुक्र में शुक्र गुणों का अवनमन, वीर्य दुर्बलता, गाढ़ापन, गंध रंग की विकृति, शीघ्र क्लांति, कामेच्छा ह्रास तथा वंध्यत्व प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह स्थिति समग्र अग्निमंदता आम भार का द्योतक है। अतः केवल वृश्य द्रव्य देना पर्याप्त नहीं। पहले अग्निदीपन पाचन, विहार अनुशासन, निद्रा स्वच्छता और तनाव प्रबंधन के साथ आमक्लेद कम करें, फिर क्रमपूर्वक वृश्य रसायन जोड़ें। तभी गुणात्मक सुधार टिकाऊ बनता है। साम मूत्र में बार बार मूत्र, गंध रंग विकृति, झाग क्लेद, कभी कभी शूल दाह तथा परिमाण आवृत्ति का असंतुलन दिखता है। अमान्वित कफ पित्तवात की भूमिका अलग अलग रोगियों में भिन्न हो सकती है। किसी में दाह प्रधान, किसी में रुक रुक कर आना, किसी में अत्यधिक प्रवाह। उपचार में उत्तेजक दाहक आहार का संयम, लघुदीपन पाचन, जल का मितव्ययी संतुलन और प्रामुख्य कारणानुसार शमन औषध का संयोजन रखें। सुधार की कसौटी गंध रंग में सामान्यीकरण, शूलदाह का लोप और आवृत्ति परिमाण का स्त्रीकरण। सामपुरीश में मल का चिकट दुर्गंधयुक्त होना, शौच में अपूर्णता का एहसास, रंग विकृति, अतिसार कब्ज का अदल बदल तथा कभी कभी श्लेष्म मल का निकलना देखा जाता है। यह जठर आम और ग्रहणी दोष का प्रत्यक्ष संकेत है। प्रबंधन में लंघन दीपन पाचन, भाग नियमन, अनुलोमन और समयानुकूल गरम लघु सुपाच्य आहार से शुरुआत करें। जैसे जैसे आम घटेगा, मल गंध आकृति गुण और शौच संतोष सामान्य होने लगेंगे। यही उपशय चिन्ह है। साम स्वेद में पसीने की मात्रा, गंध, चित्ताकर्षकता असामान्य हो जाती है, कभी अत्यधिक, कभी घटी हुई। गंध विकृति, त्वचा पर चिपचिपाहट, क्लेद तथा स्थानीय खुजली, इरिटेशन जैसे संकेत मिलते हैं। यह बताता है कि रसमेद स्वेद संबंधित स्रोतों में आम क्लेद और प्रवाह विघ्न है। उपचार में लघुदीपन पाचन, स्वेदन रूक्षण और स्वच्छ परिधान, त्वचा स्वास्थ्य अनुशासन रखें। धीरे धीरे पसीने की मात्रा, गंध गुण सामान्य होंगे और त्वचा क्लेद घटेगा। निराम स्वेद में पसीना मात्रा, गंध, त्वचा अनुभूति के स्तर पर नैसर्गिक और स्वच्छ रहता है, अर्थात न चिपचिपाहट, न दुर्गंध, न असामान्य रंग और न इरिटेशन। यह संकेत देता है कि आम भार घटा है और स्रोतस प्रवाह सुचारू है। इस अवस्था में क्रमपूर्वक पौष्टिकता बढ़ाना, व्यायाम लय बनाए रखना और ऋतु अनुकूल आहार विहार अपनाना दीर्घकाल में पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक है। यदि मरीज पुनः अनुशासन छोड़े तो वही समस्याएं लौट सकती हैं। इसलिए फॉलोअप पर रोजमर्रा की 3 बातें, भोजन समय, नींद लय और गतिशीलता बार बार सुदृढ़ करें। क्लिनिकल रूप से आम प्रबंधन का सुरक्षित क्रम यह है कि पहले आम उन्मूलन के मूलभूत सिद्धांत, लंघन दीपन पाचन से मार्ग खोलें, फिर रोगी विशेष के दोष, धातु स्रोतस अनुसार रूक्षण स्वेदन अनुलोमन जोड़ें। तत्पश्चात आम भार घट जाने पर ही स्नेह स्वेदन बस्ती अथवा रसायन ब्रहण की ओर बढ़ें। इस यात्रा में आहार नियम, गरम लघु सुपाच्य, भाग नियमन, विरुद्धाहार निषेध, विहार नियम, दिन निद्रा वर्जन, प्रातः विहार, पसीना उत्पादक हल्की कसरत और मानसिक अनुशासन, तनाव प्रबंधन, स्क्रीन कर्फ्यू, नियमित निद्रा उपचार जितने ही महत्वपूर्ण हैं। उपशय आधारित ट्रैकिंग, जिह्वा मल का पतला होना, मलगंध आकृति का सामान्य होना, पेट हल्कापन, भूख की लय आपको बताती है कि आप सही दिशा में हैं। जैसे जैसे ये चिन्ह स्थिर होते हैं, रसायन ब्रह्मण जोड़ा जा सकता है ताकि ऊर्जस्विता और धातु गुणात्मकता दीर्घकाल तक बनी रहे।